हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जामोलॉजी। माय नेम इज़ नीतू और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी का दूसरा टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और धीरे धीरे एक एक को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आज हमारे इसमें चलेंगे हम बाल विकास के सिद्धांत। इसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट उसी तरीके से काम करता है जैसे गणित और विज्ञान में सिद्धांत काम करते हैं। तो विकास में सिद्धांत उतने ही ज़रूरी हैं जितने विज्ञान और गणित में सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम समझेंगे बाल विकास की अवधारणा। फ्रेंड्स, अवधारणा शब्द का मतलब होता है अर्थ। कल हमने मेरी पिछली वीडियो में हमने ये देखा था, पढ़ाया था कि विकास किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उसी तरीके से आज मैं दोबारा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। बाल विकास की अवधारणा यानी इसका अर्थ। फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है विकास का संबंध गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों से है। गुणात्मक से मतलब है हमारा जो कार्य करने की क्षमता होती है, हमारे चिंतन करने की क्षमता होती है, कार्य करने की कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचार, इनको हम गुणात्मक कहते हैं। परिमाणात्मक होता है शारीरिक वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य वृद्धियों से है। तो विकास का संबंध गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों से है। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास जीवन से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से होता है, चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक यानी क्रम से चलता है, मंद गति से इसकी गति धीमी होती है, तेज नहीं होती है। अब हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों से। तो सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांतों में आता है निरंतरता का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसके शब्द से ही हमें पता चलता है कि निरंतर, इस शब्द का मतलब होता है निरंतर यानी अनवरत, धीमी गति से किंतु लगातार यह प्रक्रिया बिना रुके चलती रहती है, बिल्कुल धीमी गति से। अब मैं आपका इसका उदाहरण, प्रत्येक सिद्धांत को मैं आपको उदाहरण के अनुसार समझाऊंगी जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और हम सरल शब्दों में इसके उदाहरणों को देंगे। जैसे निरंतरता का सिद्धांत इसमें होता है जैसे बालक माँ के गर्भ में आता है, फिर माँ के गर्भ में बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है। माँ के गर्भ में ही है अभी शिशु, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है यानी विकास हो रहा है। तो छोटे से बिल्कुल नगण्य से बड़े होते तक यह विकास चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास में गति धीमी होती है लेकिन रुकती नहीं है, वह चलता रहेगा। तो ये होता है निरंतरता का सिद्धांत। अब आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, अब प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान होता है प्रत्येक जो चीज़ होती है वह समान गति से, समान रूप से आगे बढ़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। व्यक्तिकता से मतलब होता है व्यक्ति में अनेक अलग अलग तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के होते हुए भी उनमें विकास समान रूप से चलता रहता है। किसी का विकास अलग तरीके से होता है तो किसी का विकास और अलग तरीके से होता है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान है। ये बोला है गैसल ने बोला है सभी व्यक्ति समान नहीं होते, यानी व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, लेकिन सभी बालकों में विकास का क्रम समान है। बालकों का विकास का क्रम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से इस सिद्धांत में दर्शाया गया है। जैसे पहले धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। फिर हम बात करते हैं विकास क्रम की एकरूपता। विकास क्रम की एकरूपता, विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको पिछले सिद्धांत में बताया कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, उसी तरीके से विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत भी हमें यही दर्शाता है। विकास की गति एक जैसी नहीं होती है, लेकिन पर्याप्त व्यक्तिक अंतर भी पाए जाते हैं। सभी बालकों में, मैं आपको इसको उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे मनुष्य जाति में
सभी बालकों का विकास क्रम सिर की ओर होता है। ठीक है, विकास सिर की ओर प्रारंभ होता है। सभी में गत्यात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन बदलते रहते हैं। जैसे उनके कार्य करने की गति कैसी होती है, कार्य करने की क्षमता कैसी होती है, गत्यात्मक और क्रियात्मकता यानी शरीर की गति और कार्य करने की क्षमता से है। फिर हमारे पास आता है वृद्धि व विकास की दर एक समान नहीं होती। फ्रेंड्स, ये भी एक सिद्धांत है, वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। जैसे कि आपको पता है वृद्धि और विकास में अंतर होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास की दर दोनों समान नहीं होती है। आप जानते हैं विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शुरू होती है बालक के जन्म से और ख़त्म होती है जीवन के अंत तक। इनकी दर समान नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। शैशवावस्था के समय, ये देखिए, शैशवावस्था से बालक की गति बाल्यावस्था तक तेजी से बढ़ती है। उसी प्रकार से बाल्यावस्था में फिर यह गति रुक जाती है। फिर किशोरावस्था, या उसे हम कह सकते हैं वयस्कावस्था, किशोरावस्था में यह गति फिर से चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होने लगती है तो इस वृद्धि और विकास की गति भी बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो आपको इस उदाहरण से ये पता चल गया है कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती है। फिर हमारा संबंध आता है, फिर हमारा दूसरा सिद्धांत आता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर, अब इसका क्या मतलब है? सामान्य क्या है, विशेष क्या है? तो देखिए, डेवलपमेंट होता है, पहले हम नॉर्मल काम करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे जो हमें नॉर्मल लगता है वही हम काम करेंगे। फिर उस काम को करते करते हम एक विशेष कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसे मैं आपको उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, मान लीजिए उसे बॉल चाहिए। बच्चा यहाँ बैठा है, बच्चे को बॉल, ये देखिए बच्चा यहाँ बैठा है, छोटा बच्चा है, उस बच्चे को बॉल की आवश्यकता है लेकिन वो चलकर नहीं जा सकता। तो उसे उस बॉल को लेने के लिए पहले वो हाथ पैर हिलाएगा, सब चीज़ों को, पूरे अंग को स्थिर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि व विकास होता है तो वह उस बॉल को लेने के लिए सीधे अपने पैरों का ही प्रयोग करेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सामान्य से विशेष प्रक्रिया चल रही है। पहले वह सामान्य व्यवहार कर रहा था, यानी हाथ पैरों को इधर उधर चला रहा था। फिर वो उसके विशेष प्रयास हुए कि वो पैरों से चलकर खुद गया और बॉल को लेकर आया और खेलने लगा। इसे मैं आपको दूसरे उदाहरण से समझाती हूँ। छोटा बच्चा रोता है तो उसका पूरा शरीर क्रिया करता है, उसके हाथ पैर नाक मुंह सब उसकी क्रिया करते हैं रोते समय। लेकिन जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि बढ़ती है तब सिर्फ उसके रोने के लिए सिर्फ उसकी आंखें काम में आएंगी और उसकी जो वाक तंत्र होते हैं, यानी उसका जो मुंह होता है, सिर्फ वो ही काम में आता है। तो इस तरीके से ये हो गया विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। फिर हमारा अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में हमारे जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी संबंध एक साथ ही चलते रहते हैं। ये विकास के सभी रूप एक आयाम की तरह होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर संबंध यानी इनका आपस में उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार हमारा ज्ञानेंद्रियों का हमारे पूरे शरीर से संबंध है। इनमें एक से भी आयाम विकास गति, इनमें अगर यदि एक भी विकास रुक जाता है तो इसका प्रभाव दूसरे विकास पर भी पड़ता है। शारीरिक विकास दुर्बल होगा तो उसका मानसिक विकास भी दुर्बल होगा, संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होगा। तो फ्रेंड्स, इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए, जैसे एक बालक है, वह बिल्कुल दुबला पतला है, हमेशा बीमार रहता है,
वह ज़्यादा शारीरिक प्रक्रिया नहीं कर सकता, तो उसका प्रभाव उसके मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास पर परस्पर पड़ेगा। कैसे? शरीर दुर्बल होगा तो पढ़ने में भी थोड़ा डाउन रहेगा, उसकी वृद्धि कम रहेगी। पढ़ने के साथ साथ उसके संवेगों में यानी विचार करने में, भय, क्रोध, इन सब में प्रभाव पड़ेगा। अगर इन सब में वह कमजोर रहेगा तो समाज में वह अपनी बात को अच्छे तरीके से सबके सामने बात नहीं कर पाएगा और वह समाज की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ बालक कहा जाएगा। इसी तरीके से फिर हमारा दूसरा सिद्धांत आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में देखिए हमें क्या क्या मिलता है, हमें यह सीखने को मिलेगा। एकीकरण का सिद्धांत, इसके शब्द से अर्थ हम निकालेंगे एकीकरण यानी इकट्ठा करना। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एकीकरण का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण भाग को क्रिया में लेकर आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हमारे इस अंग से ये होता है, हमारे दूसरे अंग से ये कार्य संपन्न होता है, तो मैं पूरे ही शरीर को क्यों काम में लूं। तो इसका उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बालक है, ये सभी बाल विकास के सिद्धांत है, तो इसके उदाहरण मैं बालकों पर ही इसीलिए आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि बालक संपूर्ण भाग को फिर आगे के भागों को चलाता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को हिलाता है, पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उंगलियों को चलाएगा, ठीक है। फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। कैसे? पहले बालक अपने हाथ उठाता है, फिर अपनी फिंगर्स को देखेगा, फिंगर्स को धीरे धीरे चलाएगा। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि मैं ये दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ, तो वो अपने हाथ को उठाते हुए अपनी फिंगर्स को भी एक साथ ही चलाएगा। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। फिर आता है विकास की भविष्यवाणी। विकास की भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन। तो आप ये सोच सकते हैं कि बाल विकास में प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है? बाल विकास में भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम सिद्धांत के साथ काम कर रहे हैं, तो सिद्धांत में भविष्यवाणी अपना स्थान रखती है। तो आप देखिए विकास की भविष्यवाणी। मान लीजिए हमने बालक की हाथ की हड्डी का एक्सरे करवाया। अब उस हड्डी से हमें उसके आगे आने वाले भविष्य में ये पता चल जाएगा उसका आकार क्या है, उसका प्रकार कैसा होगा, उसके आकार प्रकार से बालक आगे क्या करेगा। उसी तरीके से एक बालक प्रखर बुद्धि का है, वो बचपन में है, ठीक है, वह बचपन में प्रखर बुद्धि का है। उसके संवेगात्मक विकास को देखकर, मानसिक विकास को देखकर और शारीरिक विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि बालक का विकास तीव्र गति से होगा और वह भविष्य में किस दिशा में आकर जाएगा। ये होता है विकास की भविष्यवाणी। विकास की भविष्यवाणी विकास के समय बच्चे के विकास को देखकर हम कर सकते हैं। आगे आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का, सॉरी यहाँ पर दिशा आएगा, मैंने दिशा लिख दिया है। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कैसे? विकास की यह प्रक्रिया वातावरण और वंशानुगत कारकों से प्रभावित होती है। विकास की जो दिशा है वो वंशानुगत और वातावरण के कारकों से प्रभावित होती है। प्रभावित है। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ कि बालक सबसे पहले क्या करेगा। बालक सबसे पहले जब छोटा होता है, उसे जब नवजात शिशु होता है, 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, तो सबसे पहले वह क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा अपने गर्दन को स्थिर रखने का प्रयत्न करेगा। अगर बालक की गर्दन स्थिर हो जाती है तो वह अपने हाथों को नियंत्रण में रखना सीखेगा। धीरे धीरे उसकी वृद्धि और विकास होगा तो वह बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा। फिर अंत में वह क्या करेगा? वह चलना, खड़े होकर चलना सीख जाएगा और अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाएगा। तो इसमें विकास की दशा कैसे चली, यानी सिर की ओर। पहले वह सिर को संभालेगा, फिर हाथ पैरों को संभालेगा, फिर पैर को संभालेगा। तो इसकी दिशा एक निश्चित होती है।
तो ये होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे देखिए, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इसमें विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ, देखिए। इसमें विकास सीधा न चलकर वह थोड़ी देर रुकेगा, फिर वह उस ज्ञान को स्थायी बनाएगा, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये होता है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होना। क्योंकि विकास आप जानते हैं कि निरंतर चलता रहता है, उसकी गति धीमी होती है लेकिन वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इसमें यही सिद्धांत काम करेगा कि विकास, आपको पता है कि विकास को हम इस तरीके से काम में लेते हैं। अब वर्तुलाकार विकास, लंबवत सीधा विकास ये होता है और वर्तुलाकार विकास होता है इस तरीके से। तो इस विकास में आप इसमें ये देखा है कि आपने सीधा सीधा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर सीधा सीधा चला जाएगा तो ज्ञान आपका स्थायी नहीं रहेगा, वो अस्थायी हो जाएगा, जिससे वह समाज में रहने के लिए उसमें जो विचार आते हैं, अच्छे अच्छे संबंध आते हैं, उनको वो समझ नहीं पाएगा और वह अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए विकास वर्तुलाकार होता है, यानी पहले वो आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर के लिए पीछे हटेगा। इस पीछे हटने में ज्ञान स्थायी रहता है, ज्ञान स्थायी होता है, फिर वह थोड़ा आगे बढ़ेगा। ये होता है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। इसमें एक ही अवस्था में चलता हुआ विकास अनवरत न चलकर थोड़ा विश्राम करेगा, फिर वह आगे बढ़ेगा। इसके बाद विकास का सिद्धांत है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के प्रतिपादक हैं डोनाल्ड नीर मिलर। इस सिद्धांत में डोनाल्ड नीर मिलर ये बताते हैं कि बच्चे में पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट बालक को आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। अगर बच्चे को रेनफोर्समेंट मिलेगा तो बच्चा कोशिश करेगा कि मैं इस कार्य को और अधिक से अधिक अच्छा कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आपके बाल विकास के सिद्धांत। इन बाल विकास के सिद्धांतों को मैंने आपको उदाहरण सहित समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं।